हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से यूपी टीईटी तथा सुपर टेट की बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही है। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, लेखपाल आदि के प्रैक्टिस सेट भी जल्द स्टार्ट कराए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अधिक से अधिक छात्रों तक, मित्रों तक शेयर करिए। आइए देखते हैं, पहला टॉपिक हो गया था इसमें स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, आज देखते हैं हम वर्णों का उच्चारण काल। किसका? वर्णों का उच्चारण काल। तो देखिए, ह्रस्व स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की दो मात्रा एवं प्लुत स्वरों को त्रिमात्रिक समझना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आदि मात्रा जाननी चाहिए। देखिए क्या, किस प्रकार से स्वरों को अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। एकमात्रिक स्वर, एकमात्रिक स्वर को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। एकमात्रिक स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। देखिए, आ, ई, उ, ऋ, लृ, ये क्या होते हैं आपके? ये ह्रस्व स्वर के प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? इनकी संख्या यदि पूछी जाए तो आपको याद रखना है, ह्रस्व स्वरों की संख्या संस्कृत में 5 होती है। आइए, द्विमात्रिक स्वर क्या कहलाते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं या फिर दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे कि दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ, आय, आओ, ये आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। यदि इनकी संख्या पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है, इनकी स्वरों की, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। आइए, त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर का उपयोग वेदों में किया जाता था। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे किसी को बहुत लंबे समय तक कोई शब्द बोलना हो तो उसमें आपका त्रिमात्रिक स्वर का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अरे, हरे, राम, इस प्रकार से उन्हें त्रिमात्रिक और प्लुप्त स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण दिख रहा होगा, आप देख लीजिए, यह 3 सा, यानी कि जो 3 बना होता है उस प्रकार से चिन्ह होता है। अर्धमात्रिक स्वर कई बार पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल में वह नीचे हलंत लगा देते हैं और पूछते हैं कि इसमें अर्धमात्रिक वर्ण कौन सा है। तो आपको याद रखना है अर्धमात्रिक वर्ण क्या कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, गा, उंगा, चा, छा, जा, कोई भी आपका वर्ण हो जाए उसके नीचे क्या लगा दीजिए? हलंत लगा दिया है, तो वह क्या हो जाते हैं? आपके अर्धमात्रिक वर्ण हो जाते हैं। मात्रा काल, देखिए मात्रा काल पूछा जाता है कि क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना पलक झपकने की, जो पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। जैसे हम लोग पलक झपकते हैं ना, तो उसी समय काल को मात्रा काल कहते हैं। आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है और आपका स्वर होता है वह अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन अनुवग भवति व्यंजनम, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन में स्वर का उपयोग किया जाता है। देखिए, जैसे कि का के नीचे क्या लगी? हलंत, का प्लस आ, तब मिलकर क्या बनता है? एक का निर्माण होता है। खा, हलंत प्लस आ, तब जाकर क्या होता है? खा का निर्माण होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक व्यंजन में स्वर मिला होता है। हर एक व्यंजन स्वर से मिलकर बना होता है। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। देखिए, व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाएगा। जैसे का, चा, टा, ता, पा आदि। इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा गया है। व्यंजनम चार मात्रिकम, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि किस प्रकार से आपका जो वर्ण होता है, का, चा, टा, ता, कोई भी व्यंजन वर्ण होता है, यदि उसके नीचे हलंत लगा दी जाती है तो उसे हम अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि व्यंजनों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। कुल व्यंजन वर्ण की संख्या पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई, जो कि माहेश्वर सूत्रों के हाइब्रिड से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। यह भी प्रश्न आता है कि
आपका जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह कितने सूत्रों में कहे गए, तो आपको याद रखना है 10 सूत्रों में कहे गए हैं। देखिए व्यंजन के प्रकार, मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। चतुर्थ प्रकार नहीं है संयुक्त व्यंजन, जो माहेश्वर सूत्रों में परिगणित नहीं है। कई बार मान लिया जाता है कि आपका संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, लेकिन इसमें जो माहेश्वर सूत्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता है। तो आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। लेकिन कई बार पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन, तो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। यदि उसमें 3 ना रह के 4 रहे तो आपको 4 लगाना है, या फिर आपका प्रश्न भी बनता है संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो उस तरीके से लगाना है आपको पेपर के हिसाब से। देखिए स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख्य विभिन्न अवयवों भागों का स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ ली जाती है तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 यानी 25 होती है, जो का से लेकर माँ तक के वर्ण, का से लेकर माँ तक के वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन एक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। आप लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ शब्द बोले, कुछ वर्ण बोले जैसे कि का, तो आपको महसूस हुआ होगा कि हमारे क्या करी, स्पर्श करती हैं जीभ। जैसे टा, तो टा में देखिए आप किस प्रकार से आप खुद स्वयं उसको महसूस कर सकते हैं। चा, छा, तो सभी भी आपके जो व्यंजन होते हैं वह कैसे होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, 25। देखिए इस तरीके से आपको याद रखना है का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। का, खा, गा, गा, ऊंगा, चा, छा, जा, झाया। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढाणा। ता वर्ग के अंदर ता, था, दा, धाना। पा वर्ग के अंदर पा, फा, बा, बा, मा। वर्ण, इनमें से 5 वर्णों के जो समूह बने हैं, इन समूहों का नाम है वर्ग। ये वर्ग उच्चारण के स्थान के आधार पर बने हैं। जैसे का, खा, गा, गा, ऊंगा, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, अतः इनको एक वर्ग बनाया गया जिसका नाम रहता है का वर्ग या फिर कंठ वर्ण। क्या कहते हैं, कंठ वर्ण। इसी प्रकार चा वर्ग, ये 5 व्यंजन तालु से बोले जाते हैं, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण। इस वर्ग का नाम है चा वर्ग। टा वर्ग मूर्धा से उच्चारण होने के कारण मूर्धन वर्ण कहे जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं टा वर्ग। ता, था, दा, धा, ना दंत से उच्चारण होने के कारण इन्हें कहा जाता है दंत वर्ण, इस वर्ण को ता वर्ग भी कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ये 5 व्यंजन उष्ट से बोले जाते हैं, तो इन्हें उष्ट वर्ण कहे जाते हैं। इस वर्ग का नाम क्या है, पा वर्ग। इस प्रकार का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कुल 5 वर्ग होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, इसलिए इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 25 यानी कि 25। देखिए इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, वर्गाक्षर, वर्ण, वर्गाक्षर, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आदि के नाम से जाना जाता है। उदित, देखिए कु, चु, टू, तु, पु, इत, उदिता, इन्हीं 5 वर्णों का लघु नाम या दूसरा नाम कु, चु, टू, तु, पु भी है। इसे इनमें उ की इत संज्ञा होती है, अतः ये उदित कहलाते। तो आपको याद रखना है कि कई बार पूछ लिया जाता है कु, चु, टू, तु, पु, यह किसके अंतर्गत आते हैं, तो उदित, क्योंकि इसमें उ की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उदित वर्ण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा तो उस अर्थ होगा का वर्ग, अर्थात का, खा, गा, गा, ऊंगा। चा वर्ग का वही है, चा, छा, जा, जा, याण। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे देखिए कुहो, चू सूत्र में कु का अर्थ है का वर्ग और चू का अर्थ है चा वर्ग। चू, टू सूत्र में चू का अर्थ है चा वर्ग और टू का अर्थ है टा वर्ग। इस प्रकार से देख सकते हैं। आइए एक सारणी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। व्यंजन की संख्या होती है 33। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33, 33, 33 यानी कि 33 होती है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत अभी आपको बता दिया गया है कावर, चावर, टावर, तावर, पावर, कुल 5 वर्ग आते हैं और 5 वर्गों में आपके 25 टोटल वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में देखिए ये याद रखना है, अंतस्थ जो आपके व्यंजन होते हैं उसके अंतर्गत कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यह आते हैं आपके यण प्रत्याहार के अंतर्गत। इसका सूत्र भी याद रख लेना, या व राला, ये आपके कौन से 4 वर्ण आते हैं। ऊष्म, ऊष्म जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह आते हैं आपके शल प्रत्याहार के अंतर्गत। याद रखना है अंतस्थ आता है यण के अंतर्गत, ऊष्म आता है सल के अंतर्गत और संयुक्त व्यंजन आता है
छात्राज्ञा ये किसी पदार्थ में नहीं गिना जाता है, वैसे इसकी संख्या होती है। छात्राज्ञा ये ऐसा पूछा जाता है कि छा का निर्माण किससे होता है, ता का और ज्ञा का किससे मिलकर निर्माण होता है। दोनों याद रखना आपको, अंतस्थ यण और ऊष्म सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाली या वाला ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन सल यानी कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत सा, शा, हा ये 4 ऊष्म वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मिश्रित वर्ण देखिए, क्योंकि यहाँ पे मिश्रित वर्ण से प्रश्न बनता ही बनता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं, यानी कि 2 व्यंजन वर्ण से जो मेल बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। जैसे कि का हलंत प्लस सा हलंत प्लस आ क्या होता है स्वर, तो इससे मिलकर क्या बनता है छा। ता हलंत रा आ त्रा बनता है जा, यहाँ इससे मिलकर बनता है आपका ज्ञा। तो अयुग्वाय क्या कहलाते हैं, वर्ण मात्रक वर्णमाला में पड़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी आते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल और उपपदमानीय। तो आपको याद रखना है, इन्हें की संख्या 4 होती है, अयुग्वाय कहा जाता है। अनुस्वार जो आप मात्रा देखते हैं जैसे अंक, तो अंक पे अंग हुआ, अंक हुआ, कुछ मात्रा आती हैं। विसर्ग अपन ने बोला आहा, अथा, अतः, कुछ शब्द आते हैं जो आपने देखा होगा कि विसर्ग लगी होती है। जिह्वामूल और उपपदमानीय। आइए देखते हैं, वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में न पड़े जाने के कारण ये अयुग्वाय कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें ना तो वर्णमाला में गिना जाता ना ही माहेश्वर सूत्र में पढ़ा जाता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अयुग्वाय। अनुस्वार तथा विसर्ग अंग आहा इत्याचार परावनुस्वार में सर्गो, अंग और आहा ए अच के बाद आने पर अनुस्वार और विसर्ग कहलाते। यानी स्वर जो आपका अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी स्वर आते हैं उसके बाद अंग और आहा गिना जाता है। बालकम, रामम, श्यामम आदि मकार के बाद अकार के ऊपर जो बिंदु है उसका नाम अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान नासिका है, नासिका अनुस्वार। ठीक है, आपको याद रखना है। रामा, श्यामा, ग्राम आदि में मकारों अकार के बाद जो बिंदु होते हैं 2, उसे क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान होता है अकु विसर्जया नाम कंठा। जिह्वामूल भी देख लीजिए, ये आपका चिन्ह लगा होता है, आधा बिंदु टाइप का चिन्ह होता है, का खा इसके आगे जो भी चिन्ह लगा है उसे क्या कहते हैं, जिह्वामूल। जो पहले जो आदि विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जिह्वामूल वर्ण कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए उपपदमानीयम, यह भी इसी प्रकार से चिन्ह बना होता है, तो आपको याद रखना है पा और फा के पहले जो आदि विसर्ग के समान देखा जाता है उसे उपपदमानीय वर्ण कहते हैं। जैसे वृक्ष, पतति, तो आपको एक चिन्ह दिख रहा होगा, इसे क्या कहते हैं, उपपदमानीय कहते हैं। कार और इप प्रत्यय, वर्णात्कारा संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगकर बोलना चाहिए। जैसे आ प्लस कार अकार, तो इस प्रकार से जैसे ककार, खा से खकार, गा से गकार, यानी कि कार आपको लगा के इसको व्यंजन को बोलना है। रा में इफ प्रत्यय लग के रा प्लस इफ लगाकर रेप कहना चाहिए। आपका ये वाला जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वर्णों वाला, तो मैंने वर्णों वाला एक टॉपिक आपका करा दिया गया है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, इस कारण अगले वीडियो में हम आपके लिए क्लास देंगे। तो आपको याद रखना है, यहाँ तक का आपका जो स्वरों का वीडियो है वह पहले अपलोड कर दिया गया है, और ये आपका व्यंजनमाला भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। आगे जाके एक वर्ण के बारे में बताया गया है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप स्वर, इस स्वरों का वर्गीकरण हुआ। आप देखिए इस प्रकार से व्यंजन वर्ण देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए और इसमें संख्या भी लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए विजन सक्सेस लर्न यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।